चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। 8 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेशन क्लॉक, टू बेबी आर बोर्न एट द सेम इंस्टेंट, वन इन हावड़ा एंड अदर इन दिल्ली। देखो, टू बेबी आर बोर्न, एक हावड़ा एक दिल्ली। मान लो ये हावड़ा स्टेशन है, ये दिल्ली स्टेशन है। एक हावड़ा है, एक दिल्ली स्टेशन है। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्टेशन क्लॉक टू बेबी आर बोर्न एट द सेम इंस्टेंट, वन इन हावड़ा एंड अदर इन दिल्ली, हु इज एल्डर। कौन सा एल्डर होगा इन द फ्रेम ऑफ 2301 यूपी राजधानी एक्सप्रेस गोइंग फ्रॉम हावड़ा टू दिल्ली। हावड़ा से दिल्ली जा रही है, ठीक है। ये कह रहा है स्टेशन क्लॉक सेम स्टेशन क्लॉक है। तो अब देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं उसी की बात करता हूँ, किसकी, टाइम डायलेशन की। टाइम डायलेशन क्या होता है, टी प्राइम दैट्स विल बी इक्वल टू टी गामा, ठीक है, लोरेंट्ज फैक्टर। तो टी प्राइम जो होता है डायलेशन टाइम, वो किसके इक्वल है, टी बाय रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर, यही है। तो अब यहाँ से हो क्या रहा है, हावड़ा से दिल्ली। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ हावड़ा 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 से स्टेशन से क्या होगा, मेरा प्रॉपर टाइम होगा जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है। मान ले हावड़ा से दिल्ली, तो यहाँ से क्या हुआ, इम्प्रॉपर टाइम। इम्प्रॉपर टाइम मतलब डायलेशन टाइम, मतलब डायलेशन टाइम क्या होगा, हमारा ग्रेटर होगा। यही है, जो प्रॉपर टाइम था टी, टी हमारा प्रॉपर टाइम है, ये डायलेशन टाइम है, यानी कि इम्प्रॉपर टाइम है। और हावड़ा स्टेशन पे मैंने देखा, ठीक है, एक ही प्लेस पे, ठीक है, एक प्लेस पे हमारा प्रॉपर टाइम होता है, ठीक है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस की बात करें, इम्प्रॉपर टाइम आ गया। अगर इम्प्रॉपर टाइम आ गया तो डायलेशन आएगा। तो टाइम डायलेशन मतलब टी प्राइम, और गामा 1 से ग्रेटर होगा तो ये क्या होगा, टी प्राइम ग्रेटर आएगा। तो टी प्राइम पे क्या है, दिल्ली, ठीक है। तो एल्डर कौन सा होगा, ए पार्ट में दिल्ली इज एल्डर, ठीक है। आ गया समझ, दिल्ली इज एल्डर। अगला बी पार्ट है इसी में। बी पार्ट में अब क्या हो रहा है, अब वो ट्रेन का क्या हो गया, वो इज एल्डर इन द फ्रेम ऑफ 2302 दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा। अब क्या हुआ, इसको इंटरचेंज कर दिया। अब क्या है, दिल्ली से हावड़ा जा रही है। अब देखो दिल्ली, उस मैं स्टेशन क्लॉक पे देखता हूँ तो क्या है, प्रॉपर टाइम है वो, टी प्राइम विल बी इक्वल टू टी गामा होता है। तो टी प्राइम किसके इक्वल है, टी प्राइम विल बी इक्वल टू टी बाय रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। अब देखो मैं दिल्ली स्टेशन पे देखा तो एक ही प्लेस पे है टाइम, ठीक है, तो क्या है, प्रॉपर टाइम। लेकिन जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस की बात करते हैं और वहाँ पे टाइम की बात करते हैं हम, तो वो होगा हमारा इम्प्रॉपर टाइम। तो इम्प्रॉपर टाइम क्या होगा, दिल्ली से हावड़ा जाते हैं तो वो इम्प्रॉपर टाइम आएगा। तो इम्प्रॉपर टाइम क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम कौन सा, प्रॉपर टाइम इज शॉर्ट, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इम्प्रॉपर टाइम कौन सा है, हावड़ा वाला। तो कौन सा एल्डर होगा, हावड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हावड़ा, HOWRAH, हावड़ा इज एल्डर, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो मतलब कि किससे कंपेयर करना है, डायरेक्ट आप टाइम से कंपेयर करोगे, चीज़ों को टाइम से रिलेट कर लोगे तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। टाइम से रिलेशन है सारा। चलिए, क्योंकि जब छोटा या बड़ा बताना हो तो हमारा सीधी सी बात है टाइम पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ डायलेशन टाइम का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। टू बेबी आर बोर्न इन अ मूविंग ट्रेन, वन इन द कंपार्टमेंट एडजेसेंट टू द इंजन। एक तो इंजन के एडजेसेंट, और दूसरा क्या है, इन द कंपार्टमेंट एडजेसेंट टू द गार्ड अकॉर्डिंग टू द ट्रेन फ्रेम। द बेबी आर बोर्न एट द सेम इंस्टेंट टाइम, हु इज एल्डर अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड फ्रेम। अब मान लो यहाँ ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, इधर मेरा इंजन है, ठीक है। इंजन में एक बेबी बोर्न हो रहा है, एक यहाँ पे बेबी है, ठीक है, और एक गार्ड की साइड, ठीक है, ये गार्ड का इधर है, तो एक इधर बेबी बोर्न हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और ट्रेन मूविंग ट्रेन है, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं देखता हूँ ट्रेन को,
ठीक है। ये ट्रेन आई, तो देखो ट्रेन को देख रहा हूँ, वन प्लेस टू अदर मूव कर रही है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट देखूँ तो मैं तो यहाँ फिक्स हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ आ रहा है, तो इसमें कुछ टाइम होगा, यहाँ डायलेशन टाइम कुछ होगा। अब ये मूव की आगे, आगे मूव की, तो ये वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे आई, ये जन्म लिया इसने, एक साथ ही जन्म लिया। तो यहाँ पे इसने जन्म ले लिया, जब मैंने देखा इसने जन्म ले लिया, एक ही साथ पे इवेंट हुए हैं। लेकिन ये मेरे को कब दिखेगा, ये बाद में दिखेगा, ठीक है। तो मतलब कि एक ही चीज़ डिफरेंट प्लेस पे दिख रही है जब, तो ये वाला क्या होगा, इम्प्रॉपर टाइम। अगर इम्प्रॉपर टाइम है, इम्प्रॉपर टाइम आ गया, देखो इसके लिए प्रॉपर टाइम आएगा, हाँ भाई इसने जन्म लिया, लेकिन इसके लिए तो मेरा इम्प्रॉपर टाइम आएगा। मैं देख रहा हूँ दोनों एक ही साथ हो रहे हैं, सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको तो मैंने देख लिया भाई उसी टाइम जन्म लिया, लेकिन हुआ तो ये भी था, लेकिन ये बाद में दिखेगा। तो इसके लिए क्या होगा, इम्प्रॉपर टाइम। इम्प्रॉपर टाइम क्या होता है, टी प्राइम है, तो दोनों के लिए इम्प्रॉपर टाइम, ठीक है। टी प्राइम इज इक्वल टू टी बाय रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर, ठीक है। तो इम्प्रॉपर टाइम मैं कैलकुलेट करूँगा तो इसके लिए ज़्यादा होगा, तो ये जो इंजन की साइड है वो क्या होगा, एल्डर होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा हाँ इस चीज़ को माइंड में बैठाना कैसे हो रहा है, अदरवाइज इसको आप वो कंसेप्ट से देखना कि एक यहाँ पे लाइट सोर्स है, लाइट जा रही है, एक D1 है एक D2 है, डोर लगा रखे थे ना, उस कंसेप्ट से थोड़ा रिलेट करवाना चीज़ों को। उससे अच्छा है आप डायरेक्ट इससे समझ लो, बस आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, ठीक है एल्डर। नहीं तो दोनों में डायलेशन टाइम है, डायलेशन टाइम जिसका ग्रेटर होगा तो हम निकालेंगे, तो इसका डायलेशन टाइम ग्रेटर आएगा, जिसके कारण ये एल्डर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अगर थोड़ा हाँ नॉइस हो तो यार एडजस्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11 है, सुपोज स्वर्गलोक हेवन इज इन कांस्टेंट मोशन एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखी है v, कितनी दे रखी है 0.4 टाइम 9, 0.9 सॉरी ये 0 है, 0.99 इतनी c, ये इसकी स्पीड दे रखी है हमें विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट। अकॉर्डिंग टू द अर्थ फ्रेम हाउ मच टाइम पास ऑन द अर्थ बिफोर 1 डे पास ऑन स्वर्गलोक, ठीक है। तो हाउ मच टाइम पास, अर्थ पे कितना टाइम होगा बिफोर से पहले 1 डे पास ऑन स्वर्गलोक, स्वर्गलोक पे एक दिन पास हो। तो क्या कह रहा है ये, वन प्लेस टू अनदर प्लेस की बात कर रहा है ना, तो क्या होगा इम्प्रॉपर टाइम। तो हमें इम्प्रॉपर टाइम बताना है, ठीक है। इम्प्रॉपर टाइम, तो इम्प्रॉपर टाइम किसके इक्वल होता है, टी गामा टी बाय रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर, यही होगा। अब देखो यहां से मेरा हो क्या रहा है, यहां से टी कितना है, ये कह रहा था कि अकॉर्डिंग टू द अर्थ हाउ मच टाइम पास ऑन द अर्थ बिफोर 1 डे पास ऑन स्वर्गलोक, यहां पे एक दिन पास हो रहा है, तो प्रॉपर टाइम है 1, ठीक है। टी इज इक्वल टू 1 डे, ठीक है। तो 1 बाय रूट 1 माइनस वी का स्केयर मतलब 0.9999 सी का स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर, सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो टी प्राइम किसके इक्वल आ गया, टी प्राइम मतलब डायलेशन टाइम किसके इक्वल आ गया 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 में से माइनस करो 0.9999 का स्केयर, ठीक है। तो डायलेशन टाइम आपके पास आ जाएगा, जो टाइम निकालना था वो आ जाएगा आपके पास। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, यहाँ से अगर मैंने कैलकुलेट किया तो टी प्राइम आ गया मेरा विल बी इक्वल टू 1 बाय स्केयर खोला तो रूट 1 में से माइनस किया 0.9998, ठीक है। कैलकुलेट कर लो ये कैलकुलेशन वगैरह स्केयर करके, तो यहाँ से स्केयर रूट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से 1 बाय पहले नीचे बचा कितना है 0.0002, ठीक है। यहाँ से स्केयर रूट फाइंड आउट किया कितना आ गया 1 बाय 0.01414, ये आ गया।
ठीक है, तो टी प्राइम आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे अब। तो टी प्राइम विल बी इक्वल टू 70.7, इतना डे आएगा डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। आपको प्रॉपर टाइम दे रखा था, वन प्लेस टू अनदर प्लेस की बात करें ना, एक का कंपैरिजन दूसरे से करें, ठीक है, तो मतलब कि मूवमेंट आएगी, वहाँ टाइम डायलेशन आएगा। तो हम बात कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो टाइम डायलेशन आएगा वहाँ पे। ठीक है, मैंने बोला है आपको लेंथ वाले कंसेप्ट में, अपना बचपन में जो एग्जाम्पल देखते थे हम ट्रेन वाला, कि ये ट्रेन छोटी लग रही है बड़ी लग रही है, वो वाला रिलेट करवा लेना। और यहाँ टाइम डायलेशन में आप क्या करोगे, सिंपल सा प्रॉपर और इम्प्रॉपर टाइम की डेफिनेशन आपको पता है, तो उस चीज़ से रिलेट करवाओ चीज़ों को। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे बात आ जाए तो इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है, प्रॉपर उसी प्लेस पे, एक ही प्लेस पे बात करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं अब। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 12 है, इफ अ पर्सन लिव ऑन द एवरेज 100 ईयर इन हिज रेस्ट फ्रेम। रेस्ट फ्रेम मतलब कि कुछ मूवमेंट है ही नहीं, रेस्ट है बिल्कुल एक जगह पे, तो मतलब कि प्रॉपर टाइम है, एक प्लेस पे है। ठीक है, तो प्रॉपर टाइम आ गया आपके पास, मतलब टी, प्रॉपर टाइम मतलब टी कितना है, 100 ईयर है। चलिए भाई, हाउ लॉन्ग डज ही लिव इन द अर्थ फ्रेम इफ ही स्पेंड ऑल हिज लाइफ ऑन अ स्पेसिफ गोइंग टू 60% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, 60% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। स्पेसिफ किस स्पीड से जा रहा है, 60% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। स्पेसिफ मतलब वी दे रखा आपको 60%, मतलब 60/100 स्पीड ऑफ लाइट मतलब सी से। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 0.6 सी। ठीक है, 0.6 सी कैसे हुआ पता चल गया। इसके बाद आगे क्या कह रही है, आगे नहीं पीछे लाइन तो दोबारा देखो, हाउ लॉन्ग डज ही लिव, लॉन्ग डज ही लिव इन द अर्थ फ्रेम, अर्थ फ्रेम में बात कर रहा है। तो देखो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बात कर रहा है ये, तो आपके पास सिंपल सी बात है, टाइम अगर आपको पता चल गया, ऊपर रेस्ट फ्रेम टी दे रखा है, तो नीचे हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा टी प्राइम निकालना है। ठीक है, लेकिन एक प्लेस से दूसरे प्लेस की बात कर रहा है तो टी प्राइम वैसे भी पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन वैसे तो ऊपर से ही पता चल गया हमें टी प्राइम निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल दो, टी प्राइम विल बी इक्वल टू टी बाय √1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी है, 100 ईयर डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी का स्केयर मतलब 0.6 का स्केयर, 0.6 सी का स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर। सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल, कितना आ गया, 100 डिवाइडेड बाय √1 माइनस 0.6 का स्केयर मतलब 0.36। ठीक है, तो यहाँ से टी प्राइम किसके इक्वल आ गया, टी प्राइम विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय रूट कितना बच गया, 0.64। ठीक है, इसका रूट कितना होता है, 100 बाय 0.8, यही होगा। कैलकुलेट कर लेना भाई, अच्छे से चेक कर लेना डाटा, अगर मैं ठीक कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ठीक है, अदरवाइज आप क्रॉस चेक करते रहना। तो यहाँ से टी प्राइम किसके इक्वल आ गया, 100 को डिवाइड कर दो 0.8 से, टाइम डायलेशन आ जाएगा आपका, कितना आएगा, ये आएगा 0.8 से, तो ये आ गया 125 ईयर। ठीक है, हमें टाइम निकालना था टी प्राइम, दैट्स विल बी इक्वल टू 125 ईयर। हो गया ये क्वेश्चन। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, दिख रहा है ऐसे ही, अगर थोड़ा बहुत नॉइस हो तो यार उसको बस थोड़ा एडजस्ट करना। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू अ मेक एंड ब्रेक पावर सप्लाई स्विच ऑफ एंड ऑन एवरी सेकंड इन इट्स रेस्ट फ्रेम। रेस्ट फ्रेम की बात कर रहा है तो मतलब टी दे दिया आपको, और कितना टाइम दे दिया, 1 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विचिंग ऑफ एंड ऑन एज सीन फ्रॉम द स्पेसिफिक ट्रैवलिंग एट ए स्पीड, स्पीड दे दी वी कितनी दे दी, 0.8 सी, 0.8 सी। देखो टाइम दे दिया, स्पीड दे दी, आपको क्या निकालना है,
फ्रीक्वेंसी निकालनी है ऑफ इट्स स्विचिंग ऑफ एंड ऑन एज सीन फ्रॉम स्पेसशिप से, मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, न्यू निकालना है आपको। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ से पता है मैं टी प्राइम निकाल सकता हूँ, डायलेशन टाइम निकाल सकता हूँ इसका। वो क्या होता है, टी बाय रूट 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। तो टी कितना दे रखा है 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वी की वैल्यू कितनी है 0.8 सी, इसका स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर। सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा, टी प्राइम विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट 1 माइनस 0.8 का स्केयर मतलब 0.64। यहाँ से कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय रूट 0.64 गया तो 0.36 बच गया, आ गया। तो यहाँ से टी प्राइम कितना हो जाएगा मेरा, टी प्राइम विल बी इक्वल टू कितना हो गया 0.6, 1 बाय 0.6, इसको डिवाइड किया मेरा कितना आ गया, करो डिवाइड फटाफट और बताओ मेरे को, 10 1.66 आ गया, 1.66 आ गया। ठीक है, मेरे को तो टी प्राइम टाइम डायलेशन नहीं निकालना, मेरे को तो फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। तो न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू प्राइम दैट्स विल बी इक्वल टू न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाई टी होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई टी प्राइम हो जाएगा। तो 1 बाई टी प्राइम कितना दे रखा है 1.66, तो यहाँ से न्यू फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कितनी आएगी बता दो कैलकुलेट करके डिवाइड करके, ये बनेगा हमारा 0.6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, तो हर्ट्ज इसकी यूनिट है। चलिए, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, अ पर्सन ट्रेवलिंग बाय अ कार, एक पर्सन है कार से ट्रेवल कर रहा है, बाय कार मूविंग एट स्पीड दे रखी है आपको। क्वेश्चन 14 स्पीड दे रखी है मतलब वी दे रखी है कितना, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर ये दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किलोमीटर 10⁻³ 1 आवर मतलब 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 हो गए यहाँ, और ऊपर क्या है 10⁵ है, कर लो कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक बार मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, क्या पता आगे कैसे जरूरत पड़ेगी इसकी है, आगे देखते हैं। फाइंड दैट हिज रिस्ट वॉच एग्री विद द क्लॉक ऑन अ टावर ए, तो मतलब टावर ए से मैच है, बाय व्हाट अमाउंट विल हिज रिस्ट वॉच लैग और लीड द क्लॉक ऑन अनदर टावर बी, अनदर टावर बी से लैग करेगी या लीड करेगी कितना, ठीक है 100 किलोमीटर इन द अर्थ फ्रेम, अर्थ फ्रेम मतलब रेस्ट में, रेस्ट का मतलब टी है हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम द टावर ए व्हेन द कार रीच देयर, तो टी दे रखा आपको, देखो अर्थ फ्रेम मतलब रेस्ट में, तो रेस्ट का मतलब टाइम कितना हो गया टी, तो 1000 किलोमीटर हो गया, 1000 किलोमीटर। तो हमें बाय व्हाट अमाउंट हिज रिस्ट लैग और लीड मतलब डायलेशन टाइम निकालना। अब यहाँ पे टी प्राइम निकाल लो आप, टी प्राइम किसके इक्वल होता है, टी डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर हो गया। तो टी कितना दे रखा है मेरे को, टी है 1000 लिख लिया, डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वी का स्केयर मतलब 100 का स्केयर, 100 है या 1000 था, 100 है, 100 का स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर, सारा कैलकुलेट कर लो। अब टी प्राइम विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से देखो यहाँ से 1000 है डिवाइडेड बाय, थोड़ा नीचे खोलते हैं और सोल्व करते हैं, 1 माइनस यहाँ से कितना हो गया 40 आ जाएंगी, 10,000 हो गया, स्केयर खोला हमने, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸8, इसका स्केयर खोलते हैं 3 3 या 9 × 10⁸8 16। अब देखो नीचे क्या है मीटर पर सेकंड है, ऊपर क्या है किलोमीटर पर आवर है, यही है किलोमीटर पर आवर। तब देखो मैं इसको खोलता हूँ, ये इतना किलोमीटर पर आवर, ये इतना सेकंड। अब किलोमीटर को क्या लिख सकता हूँ 10⁻³
10⁻³ होगा। तो करते हैं इसको, कन्वर्ट करते हैं। टी प्राइम विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय √1 माइनस, हो गया। अब देखो एक काम कर लो, इसको आप इसको पहले ही कन्वर्ट कर लेते तो भी ठीक था, अब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसको। हम क्या करें, सॉरी आप एक काम करो, इसका स्क्वायर था ना, तो यहाँ से कितना होगा 36 से मल्टीप्लाई भी, सॉरी इस स्टेप को रहने दो, आप यहीं पे कन्वर्ट करो इसको। यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या आएगा, v की वैल्यू 100 इंटू किलोमीटर क्या होता है 10⁻³ r में कितना हो जाएगा 60 इंटू 60, तो 20 से 20 कैंसिल, तो कितना 10⁻³/36। तो मैं यहाँ पे v को ये पुट करता हूँ, यही वाला पुट कर दूँ, या फिर यहाँ पे खोल लूँ, तो ये कितना होगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 36 इंटू 3 इंटू 10⁻8। हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो सिंपल सी बात थी, मेरे को ये पुट करनी थी वैल्यू, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर किया तो यूनिट का भी तो स्क्वायर होगा, किलोमीटर स्क्वायर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से यूनिट डिफरेंट है, पहले सेम यूनिट में लाओगे तो किलोमीटर स्क्वायर है तो 10⁻³ 6 होगी, पर आवर स्क्वायर है तो मतलब 36 इंटू 36 और उसके बाद 40 उसकी, ठीक है। तो इसलिए इसको कन्वर्ट करने की बजाय डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो आप क्या करना 10⁻³ डिवाइडेड बाई 36 पुट करोगे, यहाँ 10⁻³ डिवाइडेड बाई 36, इफ स्क्वायर खोलोगे इसका तो यहाँ से टी प्राइम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो टी प्राइम विल बी इक्वल टू 10⁻³ प्लस का है 10⁻1/2 है, इसकी पावर 1/2 है, सॉरी इसकी पावर 1/2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो 1 माइनस 10⁻³ डिवाइडेड बाई 36 इंटू 3 इंटू 10⁻8, इसका होल का स्क्वायर है पहले तो, और इसकी पावर 1/2 है, ठीक है। इस टाइप का मैंने लास्ट लेक्चर में एक सोल्व किया था चीज़ को, एक क्वेश्चन को। तो अब क्या करोगे इसको, अब इसको सबसे पहले तो इसको खोल लो, बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, नहीं प्लस का था तो ऊपर जाके माइनस का होगा, माइनस, ये माइनस की टर्म होगी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ये 1/2 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 1/2 टाइम ऑफ ये इसका स्क्वायर जो आएगा, फिर उसको कैलकुलेट करना। तो टी प्राइम हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा कितना आएगा 1000 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में गड़बड़ एक और होगी है, आपने देखना था क्या दे रखा है, ये टाइम नहीं है, किलोमीटर किसकी यूनिट है डिस्टेंस की, तो ये क्या दे रखी है मेरे को डी दे रखी है। तो यहाँ से टाइम निकालूंगा मैं, टाइम कैसे आएगा यहाँ से डी बाई वी, तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से डी कितना है 1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाई वी कितना है, वी कितना है 100 किलोमीटर पर आवर, आर को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा 60 इंटू 60, ठीक है। कितना हो गया 36,000 इतने सेकंड, ठीक है। तो टी क्या है 36,000 है, तो टी इज इक्वल टू 36,000 है, ठीक है 36,000 है, 36,000, ठीक है 36,000 है। सॉरी देखो यूनिट थी किलोमीटर था, तो ये डिस्टेंस थी मेरी, डिस्टेंस, तो डी बाई वी हमारा टाइम आएगा, ठीक है। तो टाइम निकालो उसको वैल्यू पुट करो, तो इसलिए 36,000 आएगा। तो इसको थोड़ा करेक्ट करना, ठीक है। चलिए यहाँ से टी प्राइम कितना हो जाएगा फिर मेरा कैलकुलेट करने के बाद, ये आएगा
36,000 प्लस का 154.296 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो टी प्राइम कितना हो गया, यहाँ से अगर 36,000 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.154 नैनो 10⁻9 होगा सेकंड, ये सेकंड इतना है, तो इतना आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इनका, दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो मैं टी प्राइम और टी का, तो कितना आ गया 0.154 नैनो सेकंड, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यह मान लो टी प्राइम माइनस टी किया तो कितना आ गया 0.154 नैनो सेकंड। तो टावर पे जो क्लॉक है वो इतनी लैग करेगी। ठीक है, इतना लैग होगा। देखो इस क्वेश्चन में हमने गड़बड़ी एक ही की थी, मेन तो ये थी वो, यहाँ तो आप इसको चीज़ को आगे सॉल्व कर सकते थे, ये टाइम नहीं था, ये डिस्टेंस थी, तो हमें इसको टाइम यहाँ से निकालना पड़ेगा। टी प्रॉपर टाइम हमारा आएगा, प्रॉपर डिस्टेंस थी, अर्थ में डिस्टेंस थी। ठीक है, तो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस को सबसे पहले तो आप कन्वर्ट करोगे, टी आ जाएगा, प्रॉपर टाइम आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर टाइम कितना है और प्रॉपर टाइम की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ 36,000। ठीक है, बस 36,000 हो गया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलो सही है, टाइम रहते करेक्ट कर लिया अपने आप को। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है श्रिंक एट व्हाट स्पीड द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट श्रिंक टू हाफ इट्स रेस्ट वैल्यू। अगर मैं कह दूं रेस्ट वैल्यू मतलब प्रॉपर वॉल्यूम अगर मेरा v है, वॉल्यूम कितना मेरा, प्रॉपर वॉल्यूम की बात कर रहा हूं यहाँ पे, प्रॉपर वॉल्यूम है मेरा v। ठीक है, तो इम्प्रॉपर वॉल्यूम, इम्प्रॉपर v प्राइम कितना हो जाएगा, v प्राइम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि श्रिंक टू हाफ द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट श्रिंक टू हाफ इट्स रेस्ट वैल्यू, रेस्ट वैल्यू का हाफ, तो रेस्ट वैल्यू कितनी है v और इसका हाफ वह इम्प्रॉपर होगी, तो v/2 हो गया। ठीक है, हो गया। तो यहां से अब हमारा जो श्रिंक टू लेंथ होता था, लेंथ में जो श्रिंक होता था, श्रिंक इन लेंथ मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता था, उसमें लेंथ का रिलेशन क्या होता था, एल प्राइम विल बी इक्वल टू L √1 माइनस v²/c² होता था। अब यहाँ से देखो अगर v²/c² होता था, यहाँ क्या हुआ, वॉल्यूम की बात हुई है, तो L प्राइम यानी कि v प्राइम दैट्स विल बी इक्वल टू v/2 दैट्स विल बी इक्वल टू L इज इक्वल टू v, तो √1 माइनस v²/c² हो गया। हो गया। अब यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 √1 माइनस v²/c² हो जाएगा। ठीक है, स्पीड बतानी है आपको, स्पीड मतलब v बतानी है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर यहाँ से मैं स्केयरिंग करता हूँ बोथ साइड, तो ये कितना हो गया 1/4 दैट्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस v²/c²। माइनस का प्लस का है माइनस का, तो v²/c² किसके इक्वल आ गया 1 माइनस 1/4, कितना हो जाएगा यहाँ से 3/4। अब c² डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले आओ, v² विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू c²। तो यहाँ से v स्पीड बतानी थी ना मेरे को, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो v की वैल्यू आ गई यहाँ से √3, √4 मतलब 2, c² मतलब c, तो v की वैल्यू आ गई, स्पीड आ गई मेरी √3/2 इंटू c। हो गया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल है क्वेश्चन, कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान रखो। दो ही चीज़ है, मैंने दो ही चीज़ बोली है जिनको थोड़ा माइंड में रखना है, कैसे सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, कैसे सोल्व होंगी वो चीज़ें। आप बचपन में जो ट्रेन का एग्जांपल फील करते थे ना कि हाँ ट्रेन कितनी छोटी ही ट्रेन है जब चलती थी, और जब खड़ी रहती थी तो कितनी बड़ी ट्रेन लगती थी, उसको ध्यान रखो, वहाँ से रिलेट करो चीज़ों को। ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट वहाँ से देखो, और टाइम वाले में दो चीज़ का याद रखो, प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होती है। ठीक है, वहाँ से रिलेट करो, आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो अब क्वेश्चन 16 है,
कूलर पार्टिकल क्रिएट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर लीव एट 1 सेंटीमीटर ट्रैक, क्या कर रहे हैं, ट्रैक बी फॉर डी के, तो डी डिस्टेंस दे दी, 1 सेंटीमीटर का ट्रैक कर रहा है ये पीछे। अज्यूम दैट द पार्टिकल मूव एट वी दे दी, मतलब स्पीड दे रखी है, किस स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो वो है 0.995 सी। ठीक है, मूव इससे। कैलकुलेट द लाइफ ऑफ द पार्टिकल एंड इन द लैब फ्रेम। अब देखो लैब फ्रेम की बात कर रहा है, ठीक है, लैब फ्रेम। तो सबसे पहले वेलोसिटी दे रखी है आपको और डिस्टेंस दे रखी है, तो आप क्या निकाल सकते हो, नॉर्मली देखें हमारे न्यूटोनियन से, तो यहाँ से टाइम तो मैं निकाल सकता हूँ। देखो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी बाई टी। लैब फ्रेम में बात कर रहा है, ठीक है, लैब फ्रेम में, तो ये हमारा टाइम आ जाएगा यहाँ से। लाइफ, यही बताना था क्वेश्चन नंबर 16, लाइफ ऑफ द पार्टिकल लैब फ्रेम, लैब फ्रेम में टाइम आ जाएगा डी बाई वी। डी कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई वी कितनी है, 0.995 सी। इसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि सी मीटर पर सेकंड आएगी ना। चलिए, तो यहाँ से टी कितना हो गया, टी विल बी इक्वल टू, सोल्व किया यहाँ से, सी की वैल्यू पुट ऊपर ही कर लो, सी की वैल्यू 10⁻² डिवाइडेड बाई 0.995, सी की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁻8। तो यहाँ से कैलकुलेट करो, 10⁻² डिवाइडेड बाई, इसकी मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया यहाँ से हमारा, ये आ गया 2.985 5 × 10⁻8, प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, 10⁻10 होगा, और 1 से डिवाइड कर दो इसको, ये आ गया 0.335 × 10⁻10। ठीक है, तो ये टी आ गया। तो मतलब कि ये तो मेरा प्रॉपर टाइम आया है लैब फ्रेम में। अब देखो आगे क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर, इन द फ्रेम ऑफ द पार्टिकल, फ्रेम ऑफ पार्टिकल में, फ्रेम ऑफ पार्टिकल, फ्रेम में चले जाओ, उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो लीव करता है 1 सेंटीमीटर ट्रैक, मतलब मूवमेंट है वहाँ, तो 1 प्लेस से अदर प्लेस, तो इम्प्रॉपर टाइम, तो इसलिए टी प्राइम निकालना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं सेकंड पार्ट को पहले देखता, ए पार्ट से पहले मैं सेकंड पार्ट को करता, तो यहाँ से मेरे को क्लियर हो रहा है अच्छे से कि मेरे को टी प्राइम निकालना है। ठीक है, अब टी प्राइम क्या होता है, टी प्राइम विल बी इक्वल टू टी गामा, यानी कि टी बाय √1 - v²/c² होता है, 1 - v²/c² होता है। तो यहाँ से मेरे पास टी भी नहीं है, वी तो चलो है, तो टी तो नहीं है, लेकिन टी कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए वो ए पार्ट में हमारा टी कैलकुलेट करवाया है प्रॉपर टाइम। तो टी कितना आया था, टी कितना आया मेरा 0.335, ठीक है, 0.335 × 10⁻10। इसको मैं लिख सकता हूँ 33.5 पिकोमीटर, नहीं सॉरी टाइम है ना, पिको सेकेंड, इसको कन्वर्ट कर लो चे, ठीक है, कर लेना अगर ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो ठीक है, ये जो आंसर ऑप्शन में उस हिसाब से करना। √1 - v² मतलब 0.995 c², नीचे क्या है c², तो c² से मेरा c² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टी प्राइम किसके इक्वल आएगा, ऊपर कितना है, ऊपर होगा 0.335 × 10⁻10, और नीचे कितना बचेगा, कैलकुलेट कर लो उसको, √1 - क्या बचेगा 0.995 का स्क्वायर बचेगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा नियरली 2 डेसिमल तक कर लेता हूँ, 0.99 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये कितना आएगा 0.335 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय, ये कितना बचेगा, नीचे बचेगा √0.01, देख लो यही बचेगा ना। तो यहाँ से √0.01 की वैल्यू क्या होती है, वो आएगी 0.1, तो टी प्राइम किसके इक्वल आ गया 0.335 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय √0.01 की वैल्यू आएगी 0.1। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व किया, एक डेसिमल पीछे गया 10, तो यहाँ से आएगा 3.35 × 10⁻10, इतना सेकंड। ठीक है, इसको फर्दर कन्वर्ट करना हो 10⁻12 में, तो आप उसमें कर सकते हो, डेसिमल को पीछे ले आओ, 2 डेसिमल 10⁻12, तो 335 पिको सेकंड आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 16।
आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक तो आगे होंगे समझ। कुछ डाउट रहता है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप वो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट पे बात करता हूँ मैं। कौन सा हुआ है? क्वेश्चन 16 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया हमारा। क्वेश्चन 17 अब क्या कह रहा है, चलो देखते हैं एक बार, 1 मिनट रुको। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय व्हाट फैक्टर डज द मास ऑफ अ स्प्रिंग चेंज व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर। कंप्रेस बाय तो मतलब कि क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है, एक्स दे रखी है, एक्स मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, 10⁻⁻² मीटर। आगे देखो, द मास ऑफ अ स्प्रिंग इज, मतलब स्प्रिंग का आपको मास दे रखा है, कितना है 200 ग्राम। तो मास दे रखा है, मैं मान लेता हूँ ये 0.2 kg हो गया। SI में कन्वर्ट कर रहा हूँ सभी को, SI यूनिट में। उसके बाद क्या कह रहा है, द मास इट्स नेचुरल लेंथ एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इज K दे दिया 500 नैनोमीटर, नहीं 500 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। देखो क्या कह रहा है, बाय व्हाट फ्रैक्शन डज द मास ऑफ स्प्रिंग चेंज व्हेन, जब इट इज कंप्रेस्ड 1 सेंटीमीटर। मान लो यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ वो, ठीक है, यहाँ कुछ वेट है, ठीक है, मैं जब इसको कंप्रेस करता हूँ, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेता हूँ यहाँ पे एक बार। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है फोर्स क्या होगा स्प्रिंग में, F = -kx होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैं यू मान लेता हूँ, वो किसके इक्वल है 1/2 kx², ठीक है, या E मान लो 1/2 kx² होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास यहाँ से आ जाएगी 1/2, k की वैल्यू कितनी है 500 और x की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻² मीटर, तो 10⁻⁻4 मीटर। यहाँ से कितना हो गया 250 × 10⁻⁻4, करो ये आ गया 0.025, इतनी आएगी एनर्जी। किस में होती है, जूल में, तो ये आ गई 0.025 जूल। हो गया यहाँ तक। अब देखो मैं इसको क्या करूँ, मास एनर्जी इक्विवेलेंस कर लेता हूँ। हम लगा लेते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अगर मैं उस रिलेशन से इसको कंपेयर करता हूँ तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस मतलब E = mc², mc² होगा। तो मेरे को निकालना क्या है, सबसे पहले देखो हमें निकालना बाय व्हाट फ्रैक्शन डज द मास ऑफ स्प्रिंग चेंज, क्या फ्रैक्शन से मास चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं मान लूँ मास एनर्जी रिलेशन में यहाँ चेंज इन मास है, तो डेल एम चेंज इन मास E/c² है, या आप m भी निकाल लो इसको। तो एनर्जी देखो स्प्रिंग में कितनी थी 0.025, c की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ इसका स्क्वायर। तो ये मास में चेंज आ जाएगा कितना है, तो ये आ गया 2 पॉइंट, कैलकुलेट करोगे 2.77 × 10⁻⁻19 kg, ये आ गया। बाय व्हाट फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन की बात की है तो फ्रैक्शन निकाल लो। अब फ्रैक्शन कितना होगा डेल m/m, करो 2.77 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय m कितना दे रखा है 0.2 पॉइंट से, तो ये आएगा 1.4 आ जाएगा, मतलब 1.3 समथिंग कुछ आएगा, आगे जाएगा तो ये 1.4 लिख सकते हैं इसको, 1.4 × 10⁻⁻18, ठीक है, ये आ गया। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या दे रखा है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग चेंज व्हेन इट इज कंप्रेस्ड, स्प्रिंग कंप्रेस 1 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया, तो x दे दिया हमें, m दे दिया, k दे दिया। तो यहाँ से ये देखो अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी कुछ ना कुछ, तो वो एनर्जी निकाल ली पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी आ गई, उसको मास एनर्जी इक्विवेलेंस के कंपेयर कर लिया, तो यहाँ से हमारा फ्रैक्शन आ गया मास का। सिंपल है,
ठीक है, फ्रैक्शन निकालना है तो मास बाय मास होगा ना। तो यहाँ से अगर आप मास निकाल लो, छोड़ो इस चीज़ को, चेंज इन मास है या जो भी है, मास निकाल लो, फ्रैक्शन निकालना तो मास बाय मास, तो यहाँ से मास आ गया, उसको डिवाइड कर दो जो मास था, बस चेंज इन मास से हो गया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, फाइंड द इंक्रीज इन मास वन व्हेन 1 kg ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालना है, फाइंड द मास दे रखा है सबसे पहले, 1 kg ऑफ वाटर, मास दे दिया 1 kg, इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100, टाइम चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है आपको 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर SW मान लेता हूँ, ये कितनी है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, ये दे रखी है, तो ये देखो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, तो ये क्या स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल होगी, एनर्जी पर किलोग्राम मतलब मास, पर केल्विन मतलब टेम्परेचर, तो एनर्जी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये हीट एनर्जी होगी, तो E इज इक्वल टू SM डेल्टा T। तो ये रिलेशन किसका होता था हमारे पास, क्यू से लिखते थे हम, क्यू से लिखते थे, क्यू विल बी इक्वल टू, ये होता था मेरा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर फॉर्मूला ध्यान ना हो ना तो कई बार ये होता है कि हमारा जो रिलेशन होते हैं ना, जो डाटा दिया होता है वहीं से बन जाता है। तो यहाँ से देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को निकालना क्या है, फाइंड द इंक्रीज इन मास, मास में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, मास में मास की बात करनी है ना, फाइंड द इंक्रीज इन मास, कितना मास इंक्रीज हुआ है। तो मास किससे आएगा, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वहाँ एनर्जी आ गई और सी कांस्टेंट है तो मास आ जाएगा मेरा। ठीक है, ऐसे ही आएगा। तो यहाँ से देखो ये स्पेसिफिक हीट का क्या रिलेशन होगा मेरे, यहाँ तो यहाँ से मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ, तो मतलब किलोग्राम, मास को इसके साथ कर दूँ, केल्विन को भी इसके साथ ही कर दूँ। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो मैंने वही किया है, इन मास को और टेम्परेचर को इसके साथ भेज दिया तो एनर्जी बच गई। ये रिलेशन किसका होता था हमारा, स्पेसिफिक उसका हीट एनर्जी रिक्वायर्ड का। तो हो गया, तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब ई की बात कर लेता हूँ मैं, हीट एनर्जी क्या होगी, क्यों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दे रखी है 4200, मास कितना दे रखा है 1 kg और टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ गया 42 के बाद 40, इतनी एनर्जी आ गई, होगी एनर्जी आ गई हमारे पास। मेरे को क्या निकालना था, इंक्रीज इन मास। तो देखो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, तो यहाँ से एनर्जी किसके इक्वल आ गई, M किसके इक्वल आ गया, तो E/C स्क्वायर हो गया। तो इंक्रीज इन मास निकाल लेंगे, ये आ गया हमारा इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास कितना होगा देख लो, दैट्स विल बी इक्वल टू E/C स्क्वायर हो जाएगा। E की वैल्यू कितनी दे रखी है, होगी C कितना है 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर कर लो, कर लोगे कैलकुलेट, इंक्रीज इन मास आ जाएगा आपके पास। ठीक है, करो इसको कैलकुलेट, कितना आ जाएगा, यहां से कितना होगा 40, 9 × 16, कर लोगे अब डिवाइड, यहां से 40 गई तो 10⁻⁻12 बच गया, और डेल M 9 से डिवाइड कर दो इसको, 4.66 × 10⁻⁻12 kg, ये आ गया मेरा मास, इंक्रीज इन मास। ठीक है, इंक्रीज इन मास आ गया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। कुछ भी नहीं था, सेम चीज़ें हैं सारी, रिपीट हो रही हैं सारी चीज़ें, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कहीं से कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ समझ ना आए कैसे क्या हो रहा है, तो कमेंट में ज़रूर पूछो, अपना डाउट ज़रूर क्लियर करो, कहाँ से क्या डाउट रह रहा है। ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए, ऐसे रट्टा नहीं मारना किसी क्वेश्चन में। एक दो क्वेश्चन हो जाता है जो बाय चांस मेरे से मिस्टेक्स में डायरेक्ट बताया जाता है, मैं भूल जाता हूँ कि आपको करवा रहा हूँ, कई बार डायरेक्ट हो जाता है, कई कंसेप्ट मिस हो जाएं, तो उसको पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
पर ये है कि अच्छे से क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, कहीं कोई मिस्टेक आ रही है तो। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश करें हम। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।